जरा एक ऐसी स्पोर्ट्स कार की कल्पना कीजिए जो एकदम हाईवे पर अपनी फुल स्पीड में दौड़ रही है। हाँ, और वो भी बिना किसी ब्रेक के। बिल्कुल, लेकिन सबसे गजब की बात यह है कि उस कार का जो फ्यूल टैंक है ना, वो एकदम फुल है और वो सारा का सारा फ्यूल उसे बिल्कुल मुफ्त में मिला है। ये तो मतलब किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लग रहा है ना? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जब हम रिटेल और बिजनेस की दुनिया में आते हैं तो वित्तीय वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में ना एक कंपनी ने बिल्कुल यही काम कर दिखाया है। तो आज हम उसी कंपनी का पूरा पर्दाफाश करने वाले हैं। हाँ, आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय है P&G गारती फैशन ज्वेलरी लिमिटेड, जिसे लोग गार्गी के नाम से भी जानते हैं, जो P.N. गार्गिल & सन्स का एक स्थापित ब्रांड है। और आज हमारे पास उनकी चौथी तिमाही और पूरे साल यानी वित्तीय वर्ष 26 की अर्निंग्स कॉल्स के ट्रांसक्रिप्ट्स और कुछ बहुत ही अहम दस्तावेज हैं। ज्वेलरी ब्रांड बिना एक भी रुपया कर्ज लिए हर साल 35% की दर से बढ़ रहा है। 35%? वो भी बिना कर्ज के? यही तो, उनके पास 70 करोड़ रुपए का लिक्विड कैश पड़ा है बैलेंस शीट पर। कर्ज एकदम शून्य है और वे ज़ेन ज़ेड मार्केट पर बड़ी तेजी से कब्जा कर रहे हैं, जो कि आज के समय में बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है। मतलब बिना बाहरी फंडिंग के इतनी आक्रामक ग्रोथ किसी भी बिजनेस रणनीति को समझने वाले के लिए एक शानदार केस स्टडी है। तो चलिए सीधा आंकड़ों में उतरते हैं। हाँ, नंबर से शुरुआत करते हैं। तो वित्तीय वर्ष 26 का उनका कुल रेवेन्यू रहा 149.40 करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 48% की छलांग है। 48% ग्रोथ, वो भी रिटेल सेक्टर में। और चौथी तिमाही का जो नेट प्रॉफिट था वो रहा 5.14 करोड़ रुपए। लेकिन यार, वो जो 70 करोड़ का कैश रिजर्व है ना, वो मेरे दिमाग में अटक गया है। वो तो किसी के भी दिमाग में अटकेगा, क्योंकि देखिए, रिटेल ना एक बहुत ही भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बिजनेस है। आप स्टोर खोलते हैं तो दबा के पैसा खर्च होता है, फिर ये इतना सारा कैश जस का तस कैसे बचा हुआ है? इस रहस्य का जो पूरा जवाब है ना, वो उनके बिजनेस मॉडल के एकदम डीएनए में छिपा है, जिसे रिटेल की भाषा में एसेट लाइट मॉडल कहा जाता है। एसेट लाइट मतलब कंपनी खुद कुछ नहीं खरीद रही? हाँ, कुछ हद तक ऐसा ही है। देखिए, जब कोई पारंपरिक रिटेल ब्रांड अपना विस्तार करने निकलता है तो उसका पहला कदम क्या होता है? प्राइम लोकेशन ढूंढना। बिल्कुल, करोड़ों रुपए की प्राइम रियल एस्टेट खोजना, लंबी लीज साइन करना और फिर इंटीरियर डिजाइन पर बेतहाशा पैसा बहाना। हाँ, जो लकड़ी का काम और लाइटिंग वगैरह होती है। सही कहा। और ये सब वो पैसा है जो दुकान में माल आने से पहले ही खर्च हो जाता है। लेकिन गार्गी ने इस पूरी प्रक्रिया को पलट दिया है। अच्छा? कैसे? उनकी इस रणनीति के ना दो अहम हिस्से हैं। पहला है शॉपर स्टॉप जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ उनका शॉप इन शॉप या SIS मॉडल। शॉप इन शॉप यानी वे अपना पूरा स्टोर खोलने के बजाय किसी ऐसे स्टोर के अंदर अपना एक काउंटर खोल लेते हैं जहां पहले से ही ग्राहकों की भारी भीड़ आ रही है। एकदम सही पकड़े। शॉपर स्टॉप पहले से ही प्राइम लोकेशंस पर मौजूद है। वहां रोजाना हजारों वॉक-इन्स हैं। गार्गी बस वहां जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। तो मतलब उनका खुद का बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च एकदम शून्य हो गया। एकदम शून्य। और इस रणनीति का दूसरा और मैं कहूंगी सबसे शक्तिशाली हिस्सा है उनका फोको मॉडल, यानी फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। ओके, तो जब वे अपना खुद का एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट या EBO खोलते हैं तो क्या वहां भी वे अपनी जेब से पैसा नहीं लगाते? बिल्कुल नहीं, वहां भी उनका पैसा नहीं लगता। तो फिर भाई उस स्टोर का खर्च कौन उठा रहा है? मतलब हवा में तो स्टोर बनेगा नहीं। वो खर्च उठाता है उनका फ्रेंचाइजी पार्टनर। दस्तावेजों में साफ लिखा है कि जब कोई नया एक्सक्लूसिव स्टोर खुलता है तो पार्टनर जगह और इंटीरियर के लिए लगभग 30 से 50 लाख रुपए का निवेश करता है। 30 से 50 लाख सिर्फ इंटीरियर का? हाँ, और उसके बाद सिल्वर ज्वेलरी की शुरुआती इन्वेंट्री के लिए लगभग 25 लाख रुपए। और अगर उस स्टोर में डायमंड सेक्शन भी है तो 25 लाख और। तो मोटा मोटी पार्टनर करीब 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का दाव लगा रहा है। बिल्कुल, 1 करोड़ तक का रिस्क पार्टनर का है। रुको, ये तो बहुत ही चतुर तरीका है। यानी गार्गी का खुद का पैसा रियल एस्टेट या महंगे फर्नीचर में नहीं फंस रहा है, वो पूरी पूंजी पार्टनर की है। सही बात है। लेकिन एक सवाल है, अगर पार्टनर 1 करोड़ रुपए लगा रहा है तो गार्गी टेबल पर क्या ला रही है? मतलब पार्टनर को फायदा क्या है इसमें? गार्गी उन्हें एक स्थापित ब्रांड नाम देती है, 100% इन्वेंट्री सपोर्ट देती है और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशंस का पूरा नियंत्रण कंपनी के हाथ में रहता है। अच्छा, तो पार्टनर को सिर्फ पैसा लगाने हैं, काम गार्गी करेगी? हाँ, गार्गी पार्टनर को इन्वेंट्री एक तय छूट पर देती है और पार्टनर उसे MRP पर बेचता है। और यहाँ जो सबसे बड़ा आकर्षण है ना पार्टनर के लिए, वो है उनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेट। वो कितना है? ये इंडस्ट्री में लगभग 3 गुना है। 3 गुना?
इसका मतलब है कि पार्टनर ने जो इन्वेंट्री खरीदी है वो साल में 3 बार पूरी तरह से बिककर नहीं आ जाती है। जी हाँ, और यही वो एसेट लाइट मैजिक है जो गार्गी को ये आज़ादी देता है कि वो बिना बैंक से कर्ज लिए या अपनी इक्विटी डाइल्यूट किए धड़ाधड़ नए स्टोर खोल सके। तो मतलब फ्रेंचाइजी पार्टनर एक तरह से गार्गी के लिए उनके विस्तार का फाइनेंसर बन गया है। एकदम सही। और बदले में पार्टनर को एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो शेल्फ पर धूल नहीं खाता बल्कि तेजी से बिकता है। इसी वजह से गार्गी का वो जो 80 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व है ना, वो पूरी तरह सुरक्षित रहता है। अब ये फंडा समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन ना जब हम विस्तार की बात कर ही रहे हैं तो मुझे इन दस्तावेजों में एक आंकड़ा दिखा जो थोड़ा अजीब लगा, विरोधाभासी लगा। कौन सा आंकड़ा? फिलहाल गार्गी का 78% रेवेन्यू उनके पेरेंट ब्रांड पीएन गार्डगिल एंड सन्स के स्टोर्स में लगे काउंटर से आता है। हाँ, जो SIS मॉडल है। हाँ, तो एक तरह से उनका बिजनेस अपने पेरेंट ब्रांड पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं हो गया। अगर किसी वजह से पेरेंट स्टोर में ट्रैफिक कम हुआ तो गार्गी का रेवेन्यू तो सीधा गिरेगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑब्जर्वेशन है और आपको पता है मैनेजमेंट भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा इस बारे में? उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट में माना है कि पेरेंट ब्रांड के अंदर उनकी इस ग्रोथ को एक तरह से पैसिव ग्रोथ कहा जा सकता है। पैसिव ग्रोथ मतलब अगर पीएन गार्डगिल नया स्टोर खोलेंगे तभी गार्गी का नया काउंटर खुलेगा। बिल्कुल। गार्गी अपनी किस्मत खुद तय नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उन्होंने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। क्या लक्ष्य है? उनका लक्ष्य इस 78% की निर्भरता को वित्तीय वर्ष 2028 तक घटाकर 65% पर लाना है। ओके, तो वे अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते हैं। हाँ, और शायद यही वजह है कि वित्तीय वर्ष 26 में उन्होंने 32 नए लोकेशंस खोले हैं। 32 एक साल में? हाँ, और उनमें से 18 तो सिर्फ चौथी तिमाही में ही खोले गए। अब पूरे भारत में उनके पास कुल 126 टच पॉइंट्स हैं। यार, यहाँ मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। मतलब एक साल में 32 नए स्टोर, और ट्रांसक्रिप्ट में मैंने पढ़ा कि आने वाले साल में वे 20 से 25 और नए स्टोर खोलने की बात कर रहे हैं। हाँ, योजना तो यही है। देखिए, रिटेल के इतिहास में जब भी किसी कंपनी ने इतनी आक्रामक रफ्तार से विस्तार किया है ना, तो अंत में उनके ऑपरेशंस बिखर जाते हैं, क्वालिटी गिर जाती है और मुनाफा घाटे में बदल जाता है। क्या ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं है? सतह पर देखने पर ये सच में एक डरावनी रफ्तार लग सकती है, मैं मानती हूँ। तो फिर वो ऐसा रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ उस 78 करोड़ के कैश रिजर्व का असली मनोवैज्ञानिक फायदा सामने आता है। वो कैसे? सोचिए, जब किसी कंपनी पर भारी कर्ज का दबाव होता है तो उन्हें हर महीने EMI चुकानी होती है, निवेशकों को तुरंत रिटर्न दिखाना होता है। हाँ, प्रेशर तो रहता है। उस दबाव में वे अक्सर गलत लोकेशंस चुन लेते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि कुछ रेवेन्यू आना शुरू हो जाए। लेकिन गार्गी के पास समय और पैसे दोनों की विलासिता है। मतलब वे बिना किसी से 1 रुपया मांगे अपने दम पर 25 नए स्टोर खोल सकते हैं। बिल्कुल। वे कोई भी फैसला दबाव में नहीं ले रहे हैं, वे अपनी शर्तों पर खेल रहे हैं। तो क्या इसका कोई सबूत है कि उनके फैसले सही साबित हो रहे हैं? इसका सबसे बड़ा प्रमाण है उनका स्टोर रिटेंशन रेट। ट्रांसक्रिप्ट में मैनेजमेंट ने बहुत गर्व से बताया है कि शुरुआत से लेकर आज तक गार्गी का स्टोर रिटेंशन रेट 100% रहा है। 100%? मतलब उनका आज तक एक भी स्टोर बंद नहीं हुआ? एक भी नहीं। ये तो लगभग असंभव सा आंकड़ा लगता है। रिटेल में कोई ना कोई लोकेशन तो कभी ना कभी गलत साबित होती ही है। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि वे लोकेशन चुनने में बेहद क्रूर और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। थोड़ा और समझाइए। उदाहरण के तौर पर दस्तावेजों में ब्रेक इवन का एक बहुत ही दिलचस्प ब्रेकडाउन दिया गया है। ब्रेक इवन यानी स्टोर के मुनाफे में आने का समय। हाँ, तो महाराष्ट्र जो उनका होम ग्राउंड है, वहां उनके एक्सक्लूसिव स्टोर्स को मुनाफे में आने में केवल 4 से 9 महीने लगते हैं। 4 से 9 महीने? ये तो बहुत तेज है। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर इसी प्रक्रिया में 15 से 18 महीने लग जाते हैं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अंतर है, लगभग 9 महीने का फर्क। ऐसा क्यों? क्या महाराष्ट्र के बाहर के लोग गहने नहीं खरीदते? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से ब्रांड की विरासत और विश्वास का खेल है। कैसे? देखिए, महाराष्ट्र में पीएन गार्डगिल का नाम दर्शकों से घर घर में जाना जाता है। हाँ, वो तो एक लेगेसी ब्रांड है वहाँ। तो जब वहाँ गार्गी का नया स्टोर खुलता है तो ग्राहकों को पहले से ही उस नाम पर भरोसा होता है, वो पहले ही दिन से खरीदारी शुरू कर देते हैं। समझ गया। और जब वो बाहर जाते हैं तो? जब वे महाराष्ट्र के बाहर, मान लीजिए उत्तर भारत में कदम रखते हैं, तो वहाँ वे एकदम नए खिलाड़ी हैं। वहाँ ग्राहकों को आकर्षित करने, उन्हें ब्रांड की क्वालिटी समझाने और विश्वास बनाने में समय लगता है। ये बात तो है। इसी बात को ना ट्रांसक्रिप्ट में दिए गए गुड़गांव के एलांते मॉल वाले उदाहरण से समझते हैं।
वो एक बहुत ही सटीक केस स्टडी लगती है इस पूरी रणनीति की। हाँ, एलांते मॉल का वो जो स्टोर है वो सिर्फ 14 महीने पुराना है, लेकिन उसने अपने पहले ही साल में 60 लाख रुपए का बिजनेस कर डाला। 60 लाख रुपए एक नए शहर में पहले ही साल में? बिल्कुल, और इसके पीछे 2 बहुत बड़े कारण थे। पहला था उनका रेंटल एग्रीमेंट। वो कैसा था? पहले 1 साल तक उन्हें मॉल को कोई फिक्स्ड किराया नहीं देना था। मॉल के साथ उनका सिर्फ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल था। मतलब अगर स्टोर पैसे कमाएगा तभी मॉल को हिस्सा मिलेगा, फिक्स खर्चे का कोई दबाव ही नहीं। एकदम सही। एक बार फिर से वही एसेट लाइट और कम जोखिम वाला रास्ता। और दूसरा कारण क्या था उस स्टोर की सफलता का? वो थी उसकी लोकेशन। वो स्टोर मॉल के फूड कोर्ट के ठीक सामने है। अच्छा। अब आप खुद सोचिए, मॉल में कोई कपड़े खरीदने आए या सिर्फ फिल्म देखने, अंत में वो इंसान कुछ खाने पीने के लिए फूड कोर्ट तो जाएगा ही ना। यार ये तो एक मास्टर स्ट्रोक है। जो भी इंसान वहां खाना खाने आ रहा है या बाहर निकल रहा है, उसकी नजर सीधे गार्गी के उस चमकदार शोरूम पर पड़ेगी। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ एक स्टोर नहीं है, ये खुद में एक जीता जागता विज्ञापन बन गया। विजिबिलिटी अपने आप में सेल्स का इंजन बन गई। और इसी रणनीति के दम पर वर्तमान में उनके 67 टच पॉइंट्स महाराष्ट्र में हैं और लगभग उतने ही महाराष्ट्र के बाहर हैं। वे अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ब्रांड नहीं रहे, बल्कि एक पैन इंडिया ब्रांड बन चुके हैं। तो चलिए, लोकेशन सही हो गई, स्टोर का खर्च पार्टनर उठा रहा है और स्टोर बंद भी नहीं हो रहे। लेकिन अंत में अगर दुकान के अंदर रखा सामान ही अच्छा नहीं है तो सबसे अच्छी लोकेशन भी क्या कर लेगी? सही बात है, प्रोडक्ट तो किंग होता ही है। और यहीं पर हमारी चर्चा उपभोक्ता के व्यवहार और प्रोडक्ट रणनीति पर आती है। मतलब आखिर वो ऐसा क्या बेच रहे हैं जो इतनी तेजी से शेल्फ से गायब हो रहा है? यहाँ हमें जेन जी और मिलेनियल्स के मनोविज्ञान को समझना होगा, जो आज की युवा पीढ़ी है। हाँ, देखिए, अब पारंपरिक ज्वेलरी बिजनेस का फोकस हमेशा भारी 22 कैरेट सोने के गहनों पर रहा है। हाँ, वो गहने जिन्हें शादियों में पहना जाता है और फिर सीधे बैंक के लॉकर में बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल, लेकिन आज की पीढ़ी का नजरिया एकदम अलग है। उन्हें वो ज्वेलरी चाहिए जिसे वे रोज ऑफिस पहनकर जा सकें, जो हल्की हो, दिखने में अच्छी हो, हाँ, पर्सनलाइज्ड हो, और सबसे जरूरी बात, जिसकी चोरी होने का डर उनके मन में लगातार न बना रहे। गार्गी के प्रोडक्ट्स इसी सोच का नतीजा लगते हैं। मैंने पढ़ा कि उनके उत्पादों में 92.5% स्टर्लिंग सिल्वर और IGI सर्टिफाइड प्राकृतिक हीरों का इस्तेमाल होता है। और उनके प्रोडक्ट मिक्स में ना जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला आंकड़ा है, वो है उनकी 14 कैरेट डायमंड ज्वेलरी। 14 कैरेट? हाँ, ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार उनके कुल रेवेन्यू का 35% हिस्सा अकेले इस 14 कैरेट डायमंड ज्वेलरी से आ रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल है मेरा। भारत में तो लोग हमेशा 22 कैरेट या 18 कैरेट सोने के पीछे भागते हैं, पर ये 14 कैरेट अचानक से इतना पॉपुलर कैसे हो गया? इसका सीधा सा जवाब है, ये पॉकेट फ्रेंडली है। मतलब बजट में आ जाता है। हाँ, और इसके पीछे की जो इंजीनियरिंग है ना, वो भी बहुत दिलचस्प है। गार्गी इस 14 कैरेट ज्वेलरी में HI कलर ग्रेड के हीरों का इस्तेमाल करती है। HI कलर ग्रेड, इसका क्या मतलब हुआ? ये हीरे दिखने में बिल्कुल शानदार और असली होते हैं, लेकिन इनकी कीमत प्रीमियम ग्रेड के हीरों से काफी कम होती है। अच्छा, तो कॉस्ट कटिंग यहाँ से हो रही है। हाँ, और दूसरी तरफ उनका ही एक और सिस्टर ब्रांड है रेवा, जो एकदम प्रीमियम EF कलर के डायमंड बेचता है, लेकिन उसकी कीमत भी उसी हिसाब से ज्यादा होती है। तो मतलब गार्गी ने जानबूझकर खुद को एक ऐसे स्वीट स्पॉट पर रखा है जहां कॉलेज जाने वाली लड़की या नया जॉब शुरू करने वाली कोई युवा महिला आसानी से एक सर्टिफाइड डायमंड खरीद सके। बिल्कुल। तो ये असल में फास्ट फैशन और फाइन ज्वेलरी का एकदम सटीक मिश्रण बन गया है। मतलब वे लोग जो ज़ारा या H&M से कपड़े खरीदते हैं, उन्हें उसी कपड़ों के साथ मैच करने के लिए ज्वेलरी चाहिए जो असली तो हो, लेकिन इतनी महंगी भी ना हो कि उसे पहनने से पहले सोचना पड़े। सही कहा, ये एक बहुत बड़ा बाजार है और गार्गी ने ऐसे बखूबी भुनाया है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने दस्तावेजों में देखी, प्रोडक्ट रणनीति के मोर्चे पर उनका सबसे बड़ा टेस्ट तब हुआ जब सरकार ने अचानक से रेडीमेड सिल्वर ज्वेलरी के आयात पर रोक लगा दी। वो तो पूरी इंडस्ट्री के लिए एक भूकंप जैसा था। ये तो गार्गी के लिए भी बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत से फैशन ज्वेलरी ब्रांड्स अपना सारा माल इटली, तुर्की या चीन से बनी बनाई हालत में मंगवाते हैं। आयात बंद होने का मतलब तो सीधे तौर पर सप्लाई चेन का टूट जाना है। बिल्कुल। ऐसे में तो किसी भी कंपनी के मार्जिन पूरी तरह धराशायी हो जाने चाहिए। और अधिकतर कंपनियों के साथ ऐसा हुआ भी। लेकिन गार्गी ने इस भारी संकट को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। वो कैसे? उन्होंने घबराकर अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने के बजाय अपनी पूरी सप्लाई चेन का ही स्वदेशीकरण कर दिया। स्वदेशीकरण
मतलब सब कुछ इंडिया में बनाने लगे? हाँ, उन्होंने तुरंत 250 किलो कच्ची चांदी की इन्वेंट्री खरीद कर रख ली। 250 किलो एक साथ? हाँ, और सिर्फ चांदी ही नहीं, उन्होंने स्थानीय कारीगरों को खोजना शुरू किया। अच्छा, लोकल कारीगर। ऐसे कारीगर जिनके पास इटालियन और टर्किश मशीनें तो थीं, लेकिन उन्हें इतने बड़े ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे। गार्गी ने उन्हें वो कच्ची चांदी दी और कहा कि हमें बिल्कुल उसी विदेशी फिनिश वाली ज्वेलरी बनाकर दो। मतलब कच्चा माल गार्गी का, मशीनें और हुनर स्थानीय कारीगर का। तो इसका असर उनकी लागत पर क्या पड़ा? इसका असर जादुई था। देखिए, जब आप बनी बनाई ज्वेलरी आयात करते हैं तो आप उसकी मेकिंग कॉस्ट यानी बनाने की कीमत विदेश में चुकाते हैं, जो अक्सर बहुत ज्यादा होती है। हाँ, डॉलर्स या यूरो में पेमेंट होती है। लेकिन भारत में स्थानीय कारीगरों के साथ काम करके उनकी मेकिंग कॉस्ट में भारी गिरावट आई। तो पैसा बच गया उनका? बिल्कुल, और यही वजह है कि इतनी बड़ी रुकावट के बावजूद आज वे 20% का पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन बनाए रखने में कामयाब है। यार, ये तो किसी भी बिजनेस स्कूल के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। आयात पर बैन लगा और उन्होंने न सिर्फ अपनी सप्लाई को बचाया बल्कि अपने मार्जिन को और ज्यादा सुरक्षित कर लिया। ये मैनेजमेंट की बहुत बड़ी जीत थी। अब ना एक आखिरी पहेली है जो मुझे अभी भी सुलझानी है इस चर्चा में। वो क्या? देखिए, प्रोडक्ट बहुत शानदार है, स्टोर बहुत बढ़िया जगह पर है, मार्जिन भी सुरक्षित है, लेकिन लोगों को दुकान के अंदर लाया कैसे जा रहा है? मार्केटिंग की बात कर रहे हैं आप? हाँ, आज के समय में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी एक नए ग्राहक को जोड़ने का खर्च आसमान छू रहा है। ब्रांड्स अपने रेवेन्यू का 20 से 30% हिस्सा तो सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक विज्ञापनों पर उड़ा देते हैं। और यही वो आंकड़ा है जो गार्गी को बाकी ई-कॉमर्स और रिटेल ब्रांड से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। कैसे? ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार कंपनी की मार्केटिंग का खर्च उनके कुल रेवेन्यू का सिर्फ 4 से 5% है। सिर्फ 4 से 5%? हाँ, बस इतना ही। एक ऐसे ब्रांड के लिए जो साल में 35% की ग्रोथ कर रहा है, ये मार्केटिंग बजट तो लगभग ना के बराबर है। ये काम कैसे कर रहा है? क्योंकि वे वैनिटी मार्केटिंग यानी सिर्फ दिखावे की मार्केटिंग नहीं करते, वे सटीक मार्केटिंग करते हैं। सटीक मार्केटिंग, इसका क्या मतलब है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब गार्गी पटना या ऐसे किसी टियर 2 शहर में कोई नया स्टोर खोलती है तो वे पूरे शहर के मुख्य चौराहों पर भारी भरकम होर्डिंग लगाकर लाखों रुपए नहीं फूकते। अच्छा, तो वे शहर भर में विज्ञापन नहीं देते? नहीं, मैनेजमेंट का नजरिया बहुत साफ है। पूरे शहर को विज्ञापन दिखाने का कोई फायदा नहीं है अगर वो आपके स्टोर तक आ ही नहीं सकते। तो फिर वे विज्ञापन दिखाते कहाँ हैं? उनका पूरा फोकस सिर्फ उस मॉल के आसपास के इलाके पर होता है जिसे कैचमेंट एरिया कहा जाता है। ओके। वे केवल उस 2 या 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले या वहां काम करने वाले लोगों को टारगेट करते हैं। तो ये बहुत ही तार्किक है। फालतू का पैसा बर्बाद नहीं हो रहा। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का क्या? आजकल तो हर कोई इन्फ्लुएंसर्स को लाखों रुपए दे रहा है रील्स बनवाने के लिए। वहां भी उनका तरीका बहुत व्यावहारिक है। वे सिर्फ उन इन्फ्लुएंसर्स के पीछे नहीं भागते जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और जो एक पोस्ट का 1 लाख रुपए मांगते हैं। तो वे किन से काम करवाते हैं? मैनेजमेंट ने बताया कि वे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का बहुत समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो शायद सिर्फ 5,000 रुपए लें, लेकिन जिनकी ऑडियंस बहुत ही एंगेज्ड हो। और शायद वो ऑडियंस उसी कैचमेंट एरिया की हो। बिल्कुल, और सबसे जरूरी बात, वे साल भर लगातार विज्ञापन नहीं चलाते। अच्छा। वे सीजन, त्योहारों या जब नया कलेक्शन लॉन्च होता है ना, सिर्फ उसी समय बहुत ही नियंत्रित तरीके से कैंपेन चलाते हैं। हाँ, तो ये तो हुई नए ग्राहकों को लाने की बात। लेकिन जो एक बार आ गया उसे दोबारा कैसे लाते हैं? क्योंकि रिटेल में असली मुनाफा तो तब होता है जब ग्राहक बार बार आपकी दुकान पे आए। ERM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का बहुत ही स्मार्ट और कम लागत वाला तरीका अपनाते हैं। वो क्या है? व्हाट्सएप और टेलीकॉलिंग। सिर्फ व्हाट्सएप? हाँ, जो ग्राहक एक बार कुछ खरीद लेता है उसका डेटा उनके सिस्टम में आ जाता है। फिर उसे व्हाट्सएप पर नए कलेक्शन, एनिवर्सरी सेल, दिवाली या वैलेंटाइन डे के ऑफर्स की व्यक्तिगत जानकारी दी जाती है। ये तो बहुत ही कम लागत वाला तरीका है यार। मतलब एक व्हाट्सएप मैसेज भेजने की लागत विज्ञापनों की तुलना में तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो अगर हम इस पूरी रणनीति को एक साथ जोड़ें, मॉल के अंदर प्राइम लोकेशन जो खुद एक विज्ञापन है, कैचमेंट एरिया पर सटीक फोकस, इन्फ्लुएंसर्स का बजट के हिसाब से इस्तेमाल और व्हाट्सएप के जरिए पुराने ग्राहकों से सीधा संवाद, और ये सब मिलके एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जहां ब्रांड को शोर मचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच में ये साबित करता है कि जब आपका प्रोडक्ट और आपकी प्लेसमेंट सही होती है ना, तो मार्केटिंग अपने आप बहुत आसान और सस्ती हो जाती है। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। तो आज की इस विस्तृत
चर्चा से हमने जो सबसे बड़ी बात सीखी है वो ये है कि तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमेशा भारी कर्ज लेने या निवेशकों का पैसा अंधाधुन जलाने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल नहीं। पीएनजीएस गार्गी फैशन ज्वेलरी लिमिटेड ने यह साबित किया है कि अगर आप एसेट लाइट मॉडल का सही इस्तेमाल करें, फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के साथ मिलकर अपना जोखिम बांटें और जेन जेड की बदलती हुई पसंद को समझें, तो 35% की ग्रोथ और जीरो डेप्ट वाली बैलेंस शीट कोई मिथक नहीं है। ये एक हकीकत बन सकती है। बिल्कुल। अब अंत में ना, ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा और शायद थोड़ा असहज करने वाला सवाल खड़ा करती है। कैसा सवाल? देखिए, अगर एक भारतीय ब्रांड अपने कम लागत वाले मॉडल, स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट और एवरीडे वियर ज्वेलरी के जरिए एक पूरी युवा पीढ़ी की खरीदारी की आदतों को इतनी तेजी से बदल सकता है, तो सोचिए क्या होगा जब ये मॉडल ग्लोबल मार्केट में पूरी ताकत के साथ कदम रखेगा। क्या भविष्य में वो विशाल भारी भरकम सोने की दुकानें और पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक ज्वेलर्स इस नई स्मार्ट और तेज पीढ़ी के सामने टिक पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ, या फिर वे धीरे धीरे बीते कल की बात हो जाएंगे और रिटेल का भविष्य उन कंपनियों का होगा जो एक्सरे की तरह एकदम साफ बैलेंस शीट के साथ तेजी से दौड़ना जानती हैं। सोचने वाली बात है। तो श्रोताओं, आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और बिजनेस के इन छिपे हुए इंजनों को डीकोड करते रहिए।